त्रिपुरा और नागालैंड में भाजपा गठबंधन की जीत पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह नए विचारधारा का प्रदर्शन। रायपुर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई। रायपुर में आयोजित राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय सम्मेलन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है कई तरह की गतिविधियां। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने उम्मीद जताई कि वैश्विक मंदी के इस दौर में भी भारत सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। और भारतीय सेना में भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार 15 मार्च तक करा सकते हैं ऑनलाइन पंजीयन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि पूर्वोत्तर न तो दिल्ली से दूर है न ही हमारे दिलों से। कल नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह नए विचारधारा का प्रदर्शन है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राज्य की विकास यात्रा को बढ़ावा देना जारी रखेगी। इन चुनावों में हमने कितना बड़ा परिवर्तन देखा है। भाजपा ने नॉर्थ ईस्ट की राजनीति की दिशा ही नहीं, उसकी दशा ही नहीं, लेकिन एक आत्मविश्वास से भरा हुआ और नई दिशा पर चल पड़ा हुआ नॉर्थ ईस्ट हम देख रहे हैं। आज सुबह से मैं जब टीवी देख पाया, इन चुनावों के नतीजे ही छाए रहे। ये सिर्फ दिलों की दूरी समाप्त होने का ही नहीं, बल्कि ये नई सोच का प्रतिबिंब है। अब नॉर्थ ईस्ट न दिल्ली से दूर है और न ही दिल से दूर है। ये युग परिवर्तन का समय है। ये नया इतिहास रचे जाने का समय है। मैं नॉर्थ ईस्ट की शांति, समृद्धि और विकास का ये समय देख रहा हूं। इस अवसर पर पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि विधानसभा परिणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप हैं, जिसमें गरीबों और महिलाओं को सशक्त बनाना शामिल है। इधर त्रिपुरा और नागालैंड में भाजपा गठबंधन को मिली जीत पर रायपुर स्थित एकात्म परिसर में भाजपा नेताओं ने बाजे गाजे के साथ आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। पार्टी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने मीडिया से चर्चा करते हुए इस जीत को प्रधानमंत्री के विकास मॉडल की जीत बताया। जो देशभक्त विचारधारा है उसको नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में भी राज्यों की जनता ने उसको स्वीकार किया और मोदी जी के काम को उन्होंने स्वीकार किया, उस पर उन्होंने मोहर लगाई। हम नागालैंड, त्रिपुरा में फिर से सरकार बनाए। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और रायपुर जिला अध्यक्ष जयंती पटेल सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। इससे पहले कल चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत करीब 4,143 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया। इस अनुपूरक बजट में पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, सिंचाई, आवास, भूजल संरक्षण, आजीविका, औद्योगिक प्रशिक्षण, कस्टम मिलिंग सहित विभिन्न मदों में अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है। इस राशि को मिलाकर अब चालू वित्तीय वर्ष के मुख्य बजट का आकार 1,15,385 करोड़ रुपए हो गया है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में तृतीय अनुपूरक बजट में किए प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि जल जीवन मिशन के तहत लगभग 24 लाख ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन देने के निर्माणाधीन कार्यों के लिए 900 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। वहीं मछली पालकों को कृषि पंपों के समान निःशुल्क विद्युत सुविधा का लाभ देने के लिए कृषक जीवन ज्योति योजना के लिए 341 करोड़ की राशि का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माणाधीन सड़कों के लिए 321 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुपूरक बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 116 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के लिए 60 करोड़ 59 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन इन दिनों नई दिल्ली के दौरे पर हैं। कल नई दिल्ली प्रवास के पहले दिन राज्यपाल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सौजन्य मुलाकात की। राज्यपाल 3 दिवसीय प्रवास पर दिल्ली गए हुए हैं। वे 6 मार्च को रायपुर आएंगे। गौरतलब है कि बीते 23 फरवरी को छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के रूप में शपथ लेने के बाद ये उनकी नई दिल्ली की पहली यात्रा है। राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज रायपुर के शहीद स्मारक भवन में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा भी मौजूद थे। उनके हाथों हिंदी भाषा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले केंद्र सरकार के कार्यालयों, बैंकों और उपक्रमों को 96 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। इस अवसर पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की गतिविधियां की जा रही हैं। इसी के तहत राजभाषा के लिए अच्छा कार्य करने वाले कार्यालयों को पुरस्कृत भी किया जा रहा है। को स्वीकार किया गया, उसी के क्रम में गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग है वो अपने जो हमारे कार्यालय हैं उनके बीच में नराकास के रूप में आज संसदीय समितियां, ऐसे कई निरीक्षण के कार्यक्रम, समीक्षा के कार्यक्रम होते हैं। उसी क्रम में प्रतिवर्ष कुछ कार्यालयों को, संस्थानों को पुरस्कृत किया जाता है। उसी को लेकर के पूरे देश में हम 4 क्षेत्रीय सम्मेलन करते हैं। उसी क्रम में ये इस वर्ष का अंतिम क्षेत्रीय सम्मेलन था मध्य और पश्चिम क्षेत्र का, और एक अखिल भारतीय सम्मेलन करते हैं। उसी क्रम में ये हुआ था। यहाँ पे इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी संस्थान जिन्होंने, हालांकि सभी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने और अच्छा किया है उनको पुरस्कार। कार्यक्रम में राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के सचिव अंशुली आर्या और राजभाषा विभाग के निदेशक BL मीणा के अलावा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से विकास कर रही है। मुख्य आर्थिक सलाहकार आनंद V नागेश्वरन ने उम्मीद जताते हुए कहा कि गिरावट के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था इस साल 7% की दर से विकास कर रही है। वैश्विक मंदी के इस दौर में भी भारत सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। पेश है एक रिपोर्ट। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में भारत की जीडीपी दर में 4.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिस पर वित्त मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत V नागेश्वरन ने कहा कि इस गिरावट के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था इस साल 7% की दर से विकास करेगी। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंदी के बीच भारत अब भी सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना हुआ है। नागेश्वरन ने ये भी कहा कि इस बात के पर्याप्त संकेत हैं कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की स्थिति अच्छी है। इस बीच जनवरी माह के मैन्युफैक्चरिंग PMI के आंकड़े भी जारी किए गए, जिसमें 55.4 का स्तर रहा, जो साल की बेहतरीन शुरुआत कहा जा सकता है। फरवरी माह के GST के आंकड़े भी काफी उत्साहजनक रहे। बीते साल के मुकाबले फरवरी में 12% ज्यादा GST कलेक्शन रहा, जो 1.4 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। ये लगातार 12वां महीना है जब GST कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ से ज्यादा रहा है। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली में उत्पादन की वृद्धि दर अप्रैल-जनवरी अवधि में 7.9% रही। फरवरी में देश में ईंधन की मांग में तेज उछाल देखने को मिला है। पेट्रोल और डीजल की खपत में बढ़ोतरी 2 अंकों में रही है। महंगाई को लेकर भी अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर है। उस मंत्रालय का मानना है कि थोक महंगाई दर RBI के आरामदायक दायरे में रहने की उम्मीद है। अर्थव्यवस्था में मांग किस तरह से बढ़ रही है? फरवरी माह में ऑटो सेक्टर की बिक्री के आंकड़ों में साफ तौर पर नजर आते हैं। फरवरी में यात्री वाहनों की थोक बिक्री 11% 3.35 लाख इकाई के पार पहुंच गई। इस दौरान यह वाहनों की थोक बिक्री का रिकॉर्ड आंकड़ा है।
मारुति सुजुकी इंडिया की घरेलू बाजार में थोक बिक्री 11% बढ़कर 1,55,114 इकाई पहुंच गई। हुंडई की थोक बिक्री 9% बढ़कर 57,851 इकाई पहुंच गई है। टाटा मोटर्स के वाहनों की कुल थोक बिक्री 3% बढ़कर 79,705 इकाई पहुंच गई। कंपनी ने घरेलू बाजार में 78,006 वाहन बेचे हैं। वहीं इस दौरान टोयोटा किर्लोस्कर की थोक बिक्री 75% बढ़कर 15,383 पर पहुंच गई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री 8% बढ़कर 58,801 पर पहुंच गई है। किया इंडिया की थोक बिक्री में भी जबरदस्त उछाल आया है। हैवी वाहन निर्माता अशोक लीलैंड ने भी अपनी थोक बिक्री में इजाफा किया है। कंपनी की थोक बिक्री में 32% का उछाल आया है। इस बीच सरकार ने वर्ष 2021-22 के आर्थिक विकास दर को संशोधित करते हुए 8.7% से 9.1% कर दिया है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन का कहना है कि गांव और शहरों में लगातार सुधरती मांग की वजह से उम्मीद की जा सकती है कि आर्थिक विकास दर आने वाले दिनों में और भी मजबूत रहे। भारतीय सेना में जेसीओ तथा ओआर पद पर भर्ती के लिए इन दिनों ऑनलाइन पंजीयन किया जा रहा है। यह ऑनलाइन पंजीयन जॉइंट इंडियन आर्मी के वेबसाइट पर हो रहा है। पंजीयन करवाने की अंतिम तारीख आगामी 15 मार्च है। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के निदेशक कर्नल नरेंद्र प्रसाद सेमल्टी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि भर्ती प्रक्रिया में वही उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे जिन्होंने अपना पंजीयन करवा लिया होगा। पंजीयन कराने के लिए उम्मीदवार के पास आधार कार्ड और 10वीं का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। पंजीयन के दौरान परीक्षा शुल्क के रूप में 500 रुपये का भुगतान होना है, जिसमें से उम्मीदवार को सिर्फ 250 रुपये ही देने होंगे। शेष राशि सेना द्वारा वहन की जाएगी। स्टेप उनके लिए वही है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना। इंडियन आर्मी की वेबसाइट में पंजीकरण 16 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक खुला हुआ है। सबसे पहला स्टेप जब से उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी के बाद वो अगले स्टेप में पहुंचेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद नेक्स्ट फेज़, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा है कि जो कि कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी। पैन इंडिया एक साथ कराई जाएगी 176 सेंटर में मिड अप्रैल से लेकर मिड मई के बीच में। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए 3 शहर हैं, भिलाई, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर। इनमें भी और छोटे छोटे सेंटर्स होंगे जहां पे उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन के दौरान ऑप्शन पूछा जाएगा कि वो कहां पे देना चाहते हैं और कोशिश करी जाएगी कि उनको सेंटर दे दें। सेना भर्ती कार्यालय ने सभी इच्छुक उम्मीदवारों को आगाह किया है कि यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष है और इसमें किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप संभव नहीं है, इसलिए वे किसी भी दलाल के चुंगल में न फंसे। होली का त्यौहार करीब आने के साथ ही बाजारों में भी रंग गुलाल और पिचकारियों की मांग बढ़ने लगी है। वहीं अब लोग केमिकल युक्त गुलाल की बजाय हर्बल गुलाल को पसंद कर रहे हैं। इसे देखते हुए कोरिया जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में कृषि विज्ञान केंद्र और स्व सहायता समूह की महिलाएं हर्बल गुलाल तैयार कर रही हैं। इस गुलाल को बनाने के लिए पालक, चुकंदर, लाल भाजी, हल्दी के साथ फूलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। महिलाएं भी इस काम को करके खुश हैं। स्व सहायता समूह की एक सदस्य ने बताया कि उन्हें हर्बल गुलाल से रोजगार का साधन मिला है। जो आता है कलर्स, उसे चेहरे में इंफेक्शन होता है या फिर इंफेक्शन होने की चेहरा खराब हो जाता है, इसके लिए हम लोग घर में जो होता है सामान, जैसे चुकंदर हो गया, जैसे सब्जी हो गया, फल, ये सब से हम लोग कलर बना रहे हैं। हर्बल गुलाल बना रहे हैं क्योंकि क्या बोलते हैं, रासायनिक से ना चेहरा बहुत खराब होता है, इसलिए हमने सोचा कि प्राकृतिक से अच्छा गुलाल बनाया जाए। इसको हमने चुकंदर से बनाया है। हमको गुलाबी कलर बनाना है तो हम चुकंदर का उपयोग कर रहे हैं। पीला कलर के लिए हल्दी का उपयोग किया जा रहा है। हरा कलर के लिए पालक का उपयोग है। लाल कलर बनाने के लिए हम लोग लाल भाजी का उपयोग कर रहे हैं। तो सारी प्राकृतिक चीजों से मिला के हम हर्बल गुलाल बना रहे हैं। हमारे पास अभी 200 केजी का सी-मार्ट से ऑर्डर है और लोकल बाजार से भी हमारे पास 200 से 300 केजी का ऑर्डर मिला हुआ है। तो बैकुंठपुर में टोटल हमारी 3 समूह की दीदियां मिलकर ये काम कर रही हैं। जिला कलेक्टर विनय कुमार लंगे ने बताया कि हर्बल गुलाल को स्टॉल या सी-मार्ट के जरिए बाजार में बेचने की तैयारी की जा रही है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे हानिकारक रंगों की बजाय हर्बल रंगों का इस्तेमाल करें। होली का सीजन आने वाला है तो हमारे शासकीय कर्मचारी जो हैं उसके साथ साथ हमारा सी-मार्ट है, प्लस हमारे दीदियों के माध्यम से ही हम ये लोगों से अपील कर रहे हैं, इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं कि केमिकल जो हमारे कलर्स होते हैं उसको छोड़ के अधिक से अधिक ऑर्गेनिक गुलाल जो है, हर्बल गुलाल, इसका उपयोग किया जाए ताकि किसी प्रकार का जो स्वास्थ्य पे जो भी इसका असर पड़ता है केमिकल गुलाल का, वो ना।
उल्लेखनीय है कि राज्य के राजनांदगांव और दुर्ग जिले की महिलाएं भी हर्बल गुलाल तैयार करती हैं। उनका यह गुलाल विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। त्रिपुरा और नागालैंड में भाजपा गठबंधन की जीत पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह नए विचारधारा का प्रदर्शन। रायपुर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई। रायपुर में आयोजित राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय सम्मेलन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है कई तरह की गतिविधियां। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने उम्मीद जताई कि वैश्विक मंदी के इस दौर में भी भारत सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। और भारतीय सेना में भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार 15 मार्च तक करा सकते हैं ऑनलाइन पंजीयन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।